नमस्कार दोस्तों, साहित्य समाधान के मंच से मैं डॉक्टर रीता गौड़ आपका हार्दिक स्वागत करती हूँ, अभिनंदन करती हूँ। दोस्तों, आज त्वरित दोहरान श्रृंखला का चौथा सत्र है और आज के सत्र में हम बात करने वाले हैं आधुनिक काव्य और आधुनिक गद्य पर आधारित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों की। और ये प्रश्न वही हैं हमेशा की तरह, जो एक एक प्रश्न चार चार प्रश्नों की अहमियत रखता है। तो आप ये मान लीजिए कि आप इन 25 प्रश्नों के जरिए 100 प्रश्नों पर अपनी पकड़ मजबूत करने वाले हैं और इसके साथ ही आधुनिक काव्य और आधुनिक गद्य का त्वरित दोहरान भी करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सत्र। आज के सत्र का पहला प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यगत विशेषताओं के संबंध में असंगत कथन है। क्योंकि आधुनिक काव्य की शुरुआत ही भारतेंदु से होती है, तो भारतेंदु तो एक प्रकार से नींव हैं, एक सूत्रधार हैं आधुनिक काव्य के, आधुनिक काल के कहना चाहिए। तो ये प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यगत विशेषताओं पर बात की गई है। लेकिन दोस्तों, जो भारतेंदु हरिश्चंद्र की काव्यगत विशेषताएं हैं वे कम या ज्यादा लगभग सभी कवियों में, यानी भारतेंदु युग के सभी कवियों में देखने को मिलती हैं। तो ये एक प्रकार से भारतेंदु युग की भी विशेषताएं हैं। तो आप ध्यान रखेंगे, पहला, उनके काव्य में दास्य भाव की भक्ति के साथ माधुर्य भाव की भक्ति का चित्रण हुआ है। ये कथन बिल्कुल सही है और हमें असंगत कथन छांटना है, क्योंकि भक्ति भाव की अभिव्यक्ति हुई है भारतेंदु के काव्य में और उसमें कहीं दास्य भाव है तो कहीं माधुर्य भाव भी दृष्टिगत होता है। उनकी कविताओं में प्राचीन काव्य प्रवृत्तियों के साथ साथ नई काव्यधारा के प्रवर्तन का प्रयास हुआ है, यानी उन्होंने काव्य के क्षेत्र में जो परंपरागत विशेषताएं हैं उनको तो सुरक्षित रखा ही है, उसके साथ ही उसमें समयानुकूल कुछ नवीन विशेषताओं का भी समावेश किया है। तो ये कथन भी बिल्कुल सही है। इसीलिए भारतेंदु आधुनिक काल के सूत्रधार कहे जाते हैं, क्योंकि वे केवल परंपरा से जुड़े नहीं रहते, परंपरा से चिपके नहीं रहते, बल्कि आवश्यकता के अनुसार परंपराओं में कुछ नई विशेषताएं भी जोड़ते हैं। तीसरा है, उनकी कविताओं में खड़ी बोली का नितांत अभाव मिलता है। यह कथन बिल्कुल गलत है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। उनके काव्य में राजभक्ति के साथ साथ देशभक्ति का भी भाव मिलता है। हम स्वयं पढ़ते हैं बहुत सारी ऐसी कविताएं भारतेंदु की जिनमें राजभक्ति यानी अंग्रेजी राज्य के प्रति भक्ति भी मिलती है, तो दूसरी बात साथ साथ देश के प्रति भक्ति भी मिलती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, यानी उनकी कविताओं में खड़ी बोली का नितांत अभाव नहीं है। भले ही उन्होंने ब्रजभाषा में कविताएं लिखी, लेकिन उसके साथ साथ उनमें खड़ी बोली का मिश्रण देखने को मिलता है, जो बाद में खड़ी बोली के विकास की पृष्ठभूमि बना और द्विवेदी युग से खड़ी बोली एक महत्वपूर्ण सशक्त काव्य की भाषा के रूप में उभर करके सामने आई। तो इस बिंदु पर एक महत्वपूर्ण तथ्य आपको जानकारी के लिए, भारतेंदु हरिश्चंद्र की कविताओं में ब्रज भाषा के साथ साथ खड़ी बोली का भी थोड़ा बहुत प्रयोग मिलता है और गद्य तो उनका लगभग ब्रज भाषा में नहीं है, खड़ी बोली में ही है। तो सांझ सवेरे पंछी सब क्या कहते हैं, खड़ी बोली, कुछ तेरा है, हम सब एक दिन उड़ जाएंगे, यह दिन चार बसेरा है। ये पंक्तियां उनकी काव्य पंक्तियां हैं और ये इस बात का सबूत है कि केवल ब्रज भाषा में ही उन्होंने काव्य रचना नहीं की और उनके कविताओं में खड़ी बोली का नितांत अभाव नहीं है बल्कि समावेश है। आगे चलते हैं। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से द्विवेदी युगीन काव्यधारा के विषय में कौन सा कथन असंगत है। पहला युग है आधुनिक काव्य का भारतेंदु युग और दूसरा है द्विवेदी युग। तो द्विवेदी युगीन काव्यधारा के विषय में बात की जा रही है। ए विकल्प है, द्विवेदी युग जागृति, नवोन्मेष, परिष्कार एवं जीवनादर्शों का काल है, बिल्कुल सही है। द्विवेदी युगीन कवियों ने काव्य के माध्यम से सदाचार, नैतिकता और त्याग का संदेश दिया, ये बात भी बिल्कुल सही है, क्योंकि उन्होंने परंपरागत जो कथाएं थी, जो विषय वस्तु थी, जो धार्मिक प्रसंग थे, उनको आधार बनाकर नवीन परिवेश के अनुरूप प्रस्तुत किया और उनके माध्यम से सदाचार, नैतिकता और त्याग का संदेश दिया। द्विवेदी युग में ब्रजभाषा काव्य की प्रमुख भाषा रही, यह कथन बिल्कुल गलत है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि द्विवेदी युग वो युग है दोस्तों जब महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से न केवल खड़ी बोली का को परिष्कृत रूप प्रदान किया बल्कि उसे व्याकरण सम्मत भी बनाया और उन्होंने मैथिली शरण गुप्त, हरिऔध जैसे बहुत सारे कवियों को प्रेरणा भी दी कि वे ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में काव्य सृजन करें। तो ऐसी स्थिति में यह कथन बिल्कुल असंगत है कि द्विवेदी युग में ब्रज भाषा काव्य की प्रमुख भाषा रही। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी,
द्विवेदी युग में खड़ी बोली परिष्कृत और व्याकरण सम्मत रूप में सामने आई, तो मैंने अभी जिक्र कर ही दिया है, बिल्कुल सही कथन है। आगे चलते हैं। अब इस प्रश्न पर आधारित महत्वपूर्ण बिंदु आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से, जिसकी मैं चर्चा कर चुकी, खड़ी बोली को न केवल परिष्कृत, परिमार्जित और व्याकरण सम्मत बनाया, बल्कि हरिऔध, मैथिलीशरण गुप्त जैसे अनेक कवियों को ब्रज भाषा के स्थान पर खड़ी बोली में कविता लिखने के लिए प्रेरित भी किया। इसी के फलस्वरूप खड़ी बोली साहित्यिक भाषा के रूप में स्थापित हुई। इस बिंदु को आपको भूलना नहीं है। द्विवेदी युग के विषय में यदि कोई महत्वपूर्ण बिंदु है तो वह यही है, सरस्वती पत्रिका और आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी और उनका खड़ी बोली में योगदान। आगे चलते हैं। छायावादी काव्य की विशेषताओं के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है? द्विवेदी युग के बाद छायावाद आता है। क्रम का इसलिए ध्यान रखा गया है ताकि आप बिल्कुल भी भ्रमित न हो। भारतेंदु युग, द्विवेदी युग और छायावाद युग। ए, आत्माभिव्यंजना, दुख और वेदना की अभिव्यक्ति, राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति तथा अमानवतावाद। सी, नारी गरिमा की प्रतिष्ठा तथा असमन्वयवाद। डी, लाक्षणिकता एवं रहस्यवाद का अभाव। तो दोस्तों ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यहां पूछा गया है कौन सा विकल्प पूर्णतः सही है। यानी आत्माभिव्यंजना का मतलब क्या है? अपने स्वयं के निजी भावों की अभिव्यक्ति, दुख और वेदना की अभिव्यक्ति, ये सभी छायावादी काव्य में मिलते हैं। तो ये प्रश्न, इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। ये बिल्कुल सही है, इसमें सारी विशेषताएं छायावाद की हैं। राष्ट्र प्रेम की अभिव्यक्ति और अमानवतावाद, तो राष्ट्र प्रेम तो है लेकिन अमानवतावाद नहीं है, बल्कि छायावाद की महत्वपूर्ण विशेषता है मानवीय दृष्टिकोण की अभिव्यक्ति। नारी गरिमा की प्रतिष्ठा है लेकिन असमन्वयवाद नहीं है, क्योंकि समन्वयवाद की अभिव्यक्ति है छायावाद की विशेषता। लाक्षणिकता और रहस्यवाद का अभाव नहीं है, बल्कि लाक्षणिकता और रहस्यवाद छायावादी कविताओं में मिलता है। तो इस दृष्टि से ए विकल्प पूरी तरह से सही विकल्प है। आगे चलें। प्रगतिवाद की प्रमुख प्रवृत्तियों में से कौन सी प्रवृत्ति नहीं थी? यह मार्क्सवादी चिंतन धारा पर आधारित है। यह सामाजिक यथार्थ को साहित्य का उद्देश्य मानता है। इसमें ईश्वर के प्रति अटूट आस्था व्यक्त की गई है। यह भाषा के सरल अभिधात्मक रूप का समर्थक रहा। तो दोस्तों हमें देखना है कि कौन सी प्रवृत्ति प्रगतिवाद की नहीं है। छायावाद के बाद चौथा चरण आधुनिक कविता का प्रगतिवाद है। यह मार्क्सवादी चिंतन धारा पर आधारित है। यह बिल्कुल सही बात है, क्योंकि मूलतः प्रगतिवाद शुरू हुआ था शोषित वर्ग के प्रति सहानुभूति अभिव्यक्त करने के अर्थ में, और यह मार्क्सवाद का प्रभाव है। यह सामाजिक यथार्थ को साहित्य का उद्देश्य मानता है, यानी ये छायावाद में जो कल्पना की उड़ानें थी, उन कल्पना की उड़ानों में विश्वास व्यक्त नहीं करता, बल्कि जो कुछ समाज में, परिवेश में कदम कदम पर हमें देखने को मिल रहा है, वो कड़वा सच, वो कड़वा यथार्थ, उसी की अभिव्यक्ति को साहित्य का उद्देश्य मानता है। बिल्कुल सही कथन है। इसमें ईश्वर के प्रति अटूट आस्था व्यक्त की गई है, ये गलत है, क्योंकि ईश्वर को महत्व नहीं देता प्रगतिवाद। मनुष्य की स्थापना करता है, वो भी लघु मानव की, यानी शोषित वर्ग की स्थापना करता है। प्रगतिवादी काव्य के केंद्र में ईश्वर नहीं है, बल्कि कौन है? मनुष्य है। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। यह भाषा के सरल और अभिधात्मक रूप का समर्थक रहा। यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अगला प्रश्न, माखनलाल चतुर्वेदी की कविताओं के संबंध में कौन सा कथन असंगत है? दोस्तों, जब जिस दौर में, जिस काल में छायावाद का उदय हुआ, उसी के समानांतर दो काव्यधाराएं और विकसित हुई जो छायावाद में जन्मी, लेकिन उसके बाद, यानी छायावाद के बाद के छायावादोत्तर काल में विकसित हुई। और उनमें से एक है राष्ट्रीय सांस्कृतिक धारा और दूसरी है प्रेम और मस्ती की काव्यधारा, जिसे हम हालावाद के नाम से भी जानते हैं। तो राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा से संबंधित ये प्रश्न है। माखनलाल चतुर्वेदी के विषय में बात की जा रही है। माखनलाल चतुर्वेदी को हिम तरंगिणी के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। राष्ट्रीयता उनके काव्य का कलेवर है और भक्ति, रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है। माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा और कर्मवीर जैसे प्रतिष्ठित पत्रों का संपादन किया। उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोती उड़ाने भर है। तो दोस्तों, हिम तरंगिणी के लिए माखनलाल चतुर्वेदी को साहित्य अकादमी मिला, ये बिल्कुल सही बात है। राष्ट्रीयता उनके काव्य की का मूल, कलेवर का मतलब है मूल विषय वस्तु। भक्ति और रहस्यात्मक प्रेम उनकी रचनाओं की आत्मा है, ये भी बिल्कुल सही है। यानी ये तीनों ही विषय उनकी काव्य में मिलते हैं। कौन कौन से? राष्ट्रीयता, रहस्यात्मक प्रेम और भक्ति भाव।
माखनलाल चतुर्वेदी ने प्रभा और कर्मवीर जैसे पत्रों का संपादन किया, यह कथन भी बिल्कुल सही है, लेकिन यह असंगत कथन है कि उनकी राष्ट्रीय कविताओं में आदर्श की थोथी उड़ाने भर है, क्योंकि माखनलाल चतुर्वेदी वे कवि हैं जिन्होंने न केवल बढ़ चढ़कर स्वतंत्रता आंदोलन में भाग लिया, तो आदर्श की बात नहीं की, बल्कि जो राष्ट्रीयता की बात की, जिस राष्ट्रीय भाव का आदर्श उन्होंने अपने काव्य में रखा, उसे उन्होंने अपने व्यक्तित्व के माध्यम से यथार्थ रूप में परिणत भी किया। इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उनकी कविताओं में आदर्श की थोथी यानी खोखली उड़ाने हैं, यह कथन बिल्कुल गलत है। तो इस स्थिति में प्रश्न का उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस काव्य संग्रह के रचयिता कुंवर नारायण नहीं है? चक्रव्यूह, बी परिवेश हम तुम, सी बोलने दो चीड़ को, डी अपने सामने। तो चक्रव्यूह, परिवेश हम तुम और अपने सामने, ये तीनों कविता संग्रह कुंवर नारायण के हैं, लेकिन बोलने दो चीड़ को कुंवर नारायण का कविता संग्रह नहीं है, बल्कि यह है श्री नरेश मेहता का कविता संग्रह। तो उस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु, कुंवर नारायण के अन्य संग्रह जो हैं वो भी आपको जानकारी होनी चाहिए। पहली बात, कुंवर नारायण तीसरा सप्तक के कवि हैं। दूसरी बात, उनका कोई दूसरा नहीं, इन दिनों, हाशिए के बहाने और कविता के बहाने, ये इनके अन्य कविता संग्रह हैं। तो ये आपको ध्यान में रखना है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित काव्य कृतियों को उनके कवियों के साथ सुमेलित कीजिए। यहां काव्य कृतियां हैं, यहां कवि हैं, तो हमें सुमेलित करना है। मुक्ति प्रसंग, खुशबू के शिलालेख, अनुभव के आकाश में चांद और रेणुका, 4 काव्य कृतियों के नाम दिए गए हैं और यहाँ 5 कवि हैं, ताकि विद्यार्थियों को भरपूर मात्रा में भ्रमित किया जा सके। तो मुक्ति प्रसंग है दोस्तों राजकमल चौधरी की कृति, यानी 3 पहले आएगा। खुशबू के शिलालेख है भवानी प्रसाद मिश्र की काव्य कृति, फिर आएगा 5। उसके बाद अनुभव के आकाश में चांद है लीलाधर जगूड़ी की काव्य कृति, फिर आएगा 1। और रेणुका है रामधारी सिंह दिनकर की काव्य कृति, फिर आएगा 2। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर होना चाहिए 3, 5, 1, 2। आइए कूट देखते हैं। बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी नागार्जुन की काव्य कृति नहीं है? नागार्जुन, ए विकल्प है सागर मुद्रा, बी युगधारा, सी सतरंगे पंखों वाली, डी पुरानी जूतियों का कोरस। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि सागर मुद्रा नागार्जुन की काव्य कृति नहीं है, बल्कि ये अज्ञेय की काव्य कृति है। और अज्ञेय का पूरा नाम क्या है? अज्ञेय का पूरा नाम है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ ए। शेष तीनों काव्य कृतियां नागार्जुन की हैं। आगे चलते हैं। अब बात आपको क्या ध्यान में रखनी है, ये तो मैंने बता ही दिया कि सागर मुद्रा अज्ञेय की काव्य कृति है। नागार्जुन के विषय में 2-3 महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें भूलनी नहीं चाहिए, क्योंकि प्रश्न पूछा जा सकता है। पहली बात, नागार्जुन प्रगतिवादी काव्यधारा के प्रमुख कवियों में आते हैं। दूसरी बात, उनका मूल नाम वैद्यनाथ मिश्र है। तीसरा, नागार्जुन ने हिंदी में नागार्जुन उपनाम से कविताएं लिखी और मैथिली में भी उन्होंने कविताएं लिखी, और यात्री उपनाम से, इस पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो हिंदी में जो काव्य लिखा उन्होंने वो नागार्जुन के नाम से लिखा, और मैथिली में जो काव्य लिखा वो यात्री उपनाम से लिखा। ये 3 बातें, और प्रगतिवादी काव्यधारा, ये 3 बिंदु हो गए। वो आपको तीनों बिंदु ध्यान रखने हैं, पहला ये, दूसरा ये और तीसरा ये। आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से कवि शमशेर बहादुर सिंह के विषय में कौन सा कथन असंगत है? शमशेर बहादुर सिंह भी दोस्तों प्रगतिवादी काव्यधारा के महत्वपूर्ण कवियों में माने जाते हैं। तो इनके विषय में प्रश्न विकल्प हैं, ए शमशेर दूसरा सप्तक के कवि हैं, बी शमशेर अपनी रचना की टेक्निक के लिए एजरा पाउंड को सबसे बड़ा आदर्श मानते हैं,
सी, शमशेर को आत्मसंघर्ष के आधार पर निराला और मुक्तिबोध की परंपरा से जोड़ा जा सकता है। और डी, चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी, खुशबू के शिलालेख शमशेर के प्रमुख कविता संग्रह हैं। तो दोस्तों डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि यही कथन शमशेर के विषय में असंगत है। शेष तीनों कथन बिल्कुल सही हैं। दूसरा सप्तक के कवि हैं, ये आपको बिंदु ध्यान में रखना है। प्रश्न पूछा जा सकता है कि शमशेर किस सप्तक के कवि हैं, तो आपको ध्यान रखना है दूसरा सप्तक के कवि हैं। शमशेर अपनी रचना की टेक्निक के लिए, यानी जिस तरह की रचनाएं उन्होंने की, उसके लिए वे एजरा पाउंड एक अंग्रेजी कवयित्री हुई हैं, साहित्यकार हुए हैं, उनसे उनको अपना आदर्श मानते हैं, ये उन्होंने स्वयं स्वीकार किया है। तो ये दूसरा बिंदु आपको ध्यान में रखना है। यानी शमशेर की रचना की टेक्निक किससे प्रभावित है, प्रश्न पूछा जाए तो एजरा पाउंड नाम आपको याद रहना चाहिए। शमशेर को आत्मसंघर्ष के आधार पर निराला और मुक्तिबोध की परंपरा से जोड़ा जा सकता है, ये कथन भी बिल्कुल सही है। तो ये जो कृतियां हैं ये शमशेर की कृतियां नहीं है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। चकित है दुख, बुनी हुई रस्सी और खुशबू के शिलालेख ये भवानी प्रसाद मिश्र के कविता संग्रह है, पहली बात। दूसरी बात, अब आपको यह भी पता होना चाहिए कि शमशेर की काव्य कृतियां हैं कौन सी। कुछ कविताएं, कुछ और कविताएं, चुका भी हूं नहीं मैं, इतने पास अपने, उदिता, ये सब कविता संग्रह किसके हैं, शमशेर के हैं। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसके अलावा अभिव्यक्ति का संघर्ष, बात बोलेगी, काल तुझसे होड़ है मेरी, कहीं बहुत दूर से सुन रहा हूं, सुकून की तलाश में, ये सभी कविता संग्रह शमशेर के हैं। एक और बिंदु जो हमें शमशेर के विषय में पता होना चाहिए वो ये कि चुका भी हूं नहीं मैं कृति के लिए शमशेर को सन 1977 में साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि शमशेर को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति के लिए साहित्य अकादमी पुरस्कार प्रदान किया गया या से सम्मानित किया गया, तो आपको ध्यान होना चाहिए चुका भी हूं नहीं मैं कृति के लिए उन्हें साहित्य अकादमी दिया गया। आगे चलें। छायावादोत्तर काल में सुमित्रानंदन पंत अपनी रचना धर्मिता में निम्नलिखित में से किस दर्शन से प्रभावित हुए, अरविंद दर्शन, विवेकानंद दर्शन, बौद्ध दर्शन या प्रत्यभिज्ञा दर्शन। तो ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ ए। सुमित्रानंदन पंत छायावादोत्तर काल में अरविंद दर्शन से प्रभावित थे, ये बात आपको भूलनी नहीं है। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु, विवेकानंद दर्शन जिसको हम अद्वैत दर्शन भी मानते हैं, उसका प्रभाव निराला की कृतियों पर है। यानी निराला किस दर्शन से प्रभावित थे, विवेकानंद दर्शन या अद्वैत दर्शन, एक ही बात है, आपको यह ध्यान रखना है। बौद्ध दर्शन का प्रभाव महादेवी वर्मा की कृतियों पर है। प्रश्न पूछ लिया जाता है कि महादेवी वर्मा किस दर्शन से प्रभावित है या उनकी कृतियों पर किस दर्शन का प्रभाव है, तो बौद्ध दर्शन का प्रभाव माना जाता है। प्रत्यभिज्ञा दर्शन का प्रभाव जयशंकर प्रसाद की कामायनी पर दिखाई देता है, जिसे हम शैव दर्शन भी कहते हैं। ये तीन बातें आपको ध्यान में रखनी है। यानी छायावाद के चारों कवि किसी न किसी दर्शन से प्रभावित रहे हैं, तो ये चारों दर्शन आपको कंठस्थ कर लेने हैं। आगे चलते हैं। राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा की विशेषता नहीं है काव्य में क्रांति और ध्वंस के स्वर की यदा कदा अभिव्यक्ति, भारत की आंतरिक विसंगतियों और विषमताओं को दूर करने का आह्वान, अंग्रेजों के खिलाफ स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाने की प्रेरणा, देश के गौरवशाली अतीत के प्रति तटस्थता। तो डी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। दोस्तों, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा, जिसका नाम ही राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा है, भला वो काव्यधारा या उस काव्यधारा के कवि देश के गौरवशाली अतीत के प्रति तटस्थ कैसे हो सकते हैं, ये संभव ही नहीं है। तो ये बिल्कुल गलत विकल्प है और ये इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ डी। बाकी तीनों बातें, क्रांति, राष्ट्रीयता के साथ कहीं कहीं क्रांति और ध्वंस के स्वर की अभिव्यक्ति हुई है, सही है। भारत की जो आंतरिक विसंगतियां और विषमताएं हैं उनको दूर करने का आह्वान है, ये भी सही है। और स्वाधीनता संग्राम में सक्रिय भागीदारी निभाने की प्रेरणा है, ये भी बिल्कुल सही है। आगे चलें। स्मरणीय बिंदु, राष्ट्रीय सांस्कृतिक काव्यधारा को उदय छायावाद के समानांतर हुआ, मैं बता चुकी। माखनलाल चतुर्वेदी, बालकृष्ण शर्मा नवीन, दिनकर, सियाराम शरण गुप्त, सोहन लाल द्विवेदी, श्याम नारायण पांडे और सुभद्रा कुमारी चौहान इस काव्यधारा के प्रमुख कवि हैं या रचनाकार हैं। ये बिंदु आपको भूलना नहीं है। अगला प्रश्न, मुक्तिबोध के विषय में असंगत विकल्प है। ए, मुक्तिबोध अपने पूर्ववर्ती और समकालीन
काव्यान्दोलनों, छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद से असंतुष्ट थे। ये ओ की मात्रा गलत है बच्चों, इसको सही कर लेंगे। बी, मुक्तिबोध सार्त्र के अस्तित्ववाद से प्रभावित थे। सी, मुक्तिबोध के 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाकदूल। और डी, मुक्तिबोध की कविताएं गहरे आत्मसंघर्ष की कविताएं हैं। तो दोस्तों इनमें से असंगत विकल्प है बी, क्योंकि मुक्तिबोध अपने पूर्ववर्ती और समकालीन काव्य आंदोलनों या जिसमें छायावाद, प्रगतिवाद और प्रयोगवाद है उससे असंतुष्ट थे। ये बात सही है। मुक्तिबोध सार्त्र के अस्तित्ववाद से प्रभावित थे, ये कथन गलत है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है बी। मुक्तिबोध के 2 कविता संग्रह प्रकाशित हुए, चांद का मुंह टेढ़ा है और भूरी भूरी खाकधूल, ये भी सही है। मुक्तिबोध की कविताएं गहरे आत्मसंघर्ष की कविताएं हैं, ये कथन भी बिल्कुल सही है। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु, इस प्रश्न पर डॉक्टर बच्चन सिंह का यह कथन आपको जरूर ध्यान में रखना है दोस्तों। इसमें कहा गया है कि मुक्तिबोध की रचनाओं में बर्गसा विद्वान है, पश्चिमी देशों के विवर्तन सिद्धांत और मार्क्सवाद के गठबंधन का हल्का प्रयास दिखाई देगा। यद्यपि मार्क्सवाद के प्रभाव के कारण विवर्तन सिद्धांत का भाववादी पक्ष तिरोहित हो गया है। रामविलास शर्मा ने, यह दूसरा बिंदु भी आपको ध्यान में रखना है कि रामविलास शर्मा ने मुक्तिबोध पर अस्तित्ववाद और रहस्यवाद के प्रभाव का आरोप लगाया है, लेकिन इस बात को विद्वानों ने स्वीकार नहीं किया है, क्योंकि मुक्तिबोध में न तो अस्तित्ववादी दर्शन है, न आत्मनिर्वासनवाद है और न ही मार्क्सवाद है। तो ये बात आपको ध्यान में रखनी है ताकि इस प्रश्न के विषय में अगर आपके मन में कोई भी भ्रम हो, कोई कंफ्यूजन हो, तो वो दूर हो जाए। आगे चलें। निम्नलिखित में से अनुज लुगुन के विषय में असत्य कथन छांटिए। अनुज लुगुन आदिवासी जीवन के रचनाकार हैं। उलगुलान की औरतें, अघोषित उलगुलान, बाघ और सुगुना मुंडा की बेटी अनुज लुगुन की प्रसिद्ध काव्य कृतियां हैं। अनुज लुगुन ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किए गए हैं। अनुज लुगुन को उनकी काव्य कृति बाघ और सुगुना मुंडा की बेटी कविता के लिए साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार से अलंकृत किया गया है। तो दोस्तों सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि अनुज लुगुन को ज्ञानपीठ पुरस्कार नहीं मिला है, उन्हें केवल साहित्य अकादमी के युवा पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। और किस कृति पर किया गया है ये भूलेंगे नहीं, बाघ और सुगुना मुंडा की बेटी के लिए उन्हें, कृति के लिए उन्हें ये पुरस्कार दिया गया है। अब बाकी आपको क्या ध्यान रखना है कि अनुज लुगुन किस प्रकार के रचनाकार हैं, आदिवासी जीवन के रचनाकार हैं और ये इनकी प्रमुख काव्य कृतियां हैं। ये तीनों बातें आपको बिल्कुल कंठस्थ कर लेनी है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी, आंसर हुआ सी। अगला प्रश्न, निम्नलिखित पत्रिकाओं को उनके संपादकों के साथ सुमेलित कीजिए। यहां पत्रिकाएं हैं, यहां संपादक है और हमें सुमेलित करना है। सारी महत्वपूर्ण पत्रिकाएं हैं, आपको इनके संपादकों के नाम कंठस्थ होने ही चाहिए। तो आनंद कादम्बिनी, हिंदी प्रदीप, ब्राह्मण, बनारस और प्रजाहितेशी। और यहां संपादकों के नाम है बालकृष्ण भट्ट, राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद, बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन, प्रताप नारायण मिश्र और राजा लक्ष्मण सिंह। तो दोस्तों आनंद कादम्बिनी पत्रिका का संपादन किया था बद्री नारायण चौधरी ने, यानी 3 पहले आएगा। हिंदी प्रदीप के संपादक थे बालकृष्ण भट्ट, फिर आएगा 1। ब्राह्मण पत्रिका प्रताप नारायण मिश्र के द्वारा संपादित की गई, फिर आएगा 4। बनारस पत्रिका का संपादन किया राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद ने, फिर आएगा 2। और प्रजा हितेशी पत्र का संपादन किया राजा लक्ष्मण सिंह ने, फिर आएगा 5। यानी सही विकल्प होना चाहिए 3, 1, 4, 2, 5। आइए कूट देखते हैं। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा नाटक प्रेमघन ने 1888 ईस्वी में कांग्रेस अधिवेशन के अवसर पर खेले जाने के लिए लिखा? बहुत ही महत्वपूर्ण बिंदु है दोस्तों, किसी भी स्थिति में भूलेंगे नहीं। ऑप्शंस हैं ए प्रयाग रामागमन, बी भारत सौभाग्य, सी संयोगिता स्वयंवर, डी वारांगना रहस्य। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि बद्री नारायण चौधरी प्रेमघन ने 1888 में जो कांग्रेस का अधिवेशन होने वाला था उसके अवसर पर खेले जाने के लिए भारत सौभाग्य नामक नाटक की रचना की थी। ये बात आपको भूलनी नहीं है, आंसर हुआ बी। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु, प्रयाग रामागमन उनका जो नाटक है उसकी विषय वस्तु क्या है? राम के भरद्वाज आश्रम में पहुंचने और आतिथ्य ग्रहण करने से संबंधित है। वारांगना रहस्य में दुर्व्यसन से पीड़ित
जो समाज है उसका चित्रण किया गया है, और संयोगिता स्वयंवर प्रेमघन का नाटक नहीं है, ये श्रीनिवास दास का नाटक है। ये बिंदु भी आपको भूलना नहीं है। आगे चलें। सरस्वती पत्रिका के विषय में असंगत असत्य कथन है। ए, सरस्वती मासिक पत्रिका के प्रकाशन का निश्चय चिंतामणि घोष ने किया और उन्हीं के अनुरोध पर नागरी प्रचारिणी सभा ने इसका संपादन भार संभाला। बिल्कुल सही है। इस एक विकल्प में आपको दो तथ्य मिल रहे हैं काशी सरस्वती पत्रिका के विषय में। पहली बात, सरस्वती मासिक पत्रिका के प्रकाशन का निश्चय किसने किया? चिंतामणि घोष ने। प्रकाशन का कार्यभार किसने संभाला? नागरी प्रचारिणी सभा ने। ये आपको भूलने नहीं है दो बिंदु। बी, महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके प्रथम संपादक थे। सी, एक वर्ष श्याम सुंदर दास, राधा कृष्ण दास, जगन्नाथ दास, कार्तिक प्रसाद, किशोरी लाल गोस्वामी इसके संपादक मंडल में रहे। और डी, 1901 में अकेले श्याम सुंदर दास ने इसका संपादन संभाला और 1903 से 1920 तक महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके संपादक रहे। तो दोस्तों बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि महावीर प्रसाद द्विवेदी इसके प्रथम संपादक नहीं थे। उन्होंने इस पत्रिका का संपादन किया था 1903 से 1920 के बीच। उससे पहले ये सभी लोग संपादन कर चुके थे। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। अगला प्रश्न, खड़ी बोली गद्य के उद्भव और विकास के विषय में असत्य कथन छांटिए। खड़ी बोली गद्य का प्रथम उदाहरण अकबर कालीन कवि गंगकृत चंद छंद वर्णन की महिमा में दृष्टिगत होता है। शुक्ल जी ने रामप्रसाद निरंजनी कृत भाषा योग वासिष्ठ को परिष्कृत खड़ी बोली में रचित पहली कृति माना है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और व्याकरण सम्मत बनाया। भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली के प्रयोग का विरोध किया और ब्रज भाषा के प्रयोग पर बल दिया। तो खड़ी बोली के गद्य के उद्भव और विकास की बात करें तो यह कथन बिल्कुल सही है कि अकबर कालीन कवि गंग की चंद छंद वर्णन की महिमा नामक जो रचना है उसमें खड़ी बोली गद्य का रूप सबसे पहले दिखाई देता है। उसके बाद शुक्ल जी ने रामप्रसाद निरंजनी की जो कृति है भाषा योग वासिष्ठ उसे परिष्कृत खड़ी बोली की पहली कृति माना है। यह कथन भी बिल्कुल सही है। महावीर प्रसाद द्विवेदी ने सरस्वती पत्रिका के माध्यम से खड़ी बोली हिंदी को परिष्कृत और व्याकरण सम्मत बनाया। यह कथन भी बिल्कुल सही है। तो असत्य कथन है ये, क्योंकि भारतेंदु हरिश्चंद्र ने खड़ी बोली के प्रयोग का विरोध नहीं किया और उन्होंने बल्कि गद्य की रचनाओं में खड़ी बोली के प्रयोग पर बल दिया। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ डी। अगला प्रश्न, काशी नागरी प्रचारिणी सभा के विषय में कौन सा कथन असंगत है? काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास, पंडित राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह नामक उत्साही छात्रों ने की थी। काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना सन 1950 में हुई थी। काशी नागरी प्रचारिणी सभा के प्रथम सभापति बाबू राधा कृष्ण दास थे और काशी नागरी प्रचारिणी सभा के दो उद्देश्य थे, पहला नागरी अक्षरों का प्रचार और दूसरा हिंदी साहित्य की समृद्धि। तो दोस्तों हमें असंगत कथन बताना है काशी नागरी प्रचारिणी सभा के विषय में। तो इसका असंगत कथन है काशी नागरी प्रचारिणी सभा की स्थापना सन 1950 में हुई। ये 1950 में नहीं हुई थी दोस्तों, 1893 में हुई, सन 1893 में। तो ये आपको ध्यान में रखना है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। बाकी सभी कथन काशी नागरी प्रचारिणी सभा के विषय में बिल्कुल सही है। पहली बात, स्थापना बाबू श्याम सुंदर दास और ये तीन विद्यार्थी थे, पंडित राम नारायण मिश्र और शिव कुमार सिंह, इन तीनों विद्यार्थियों ने की थी। दूसरी बात, पहले सभापति राधा कृष्ण दास थे, ये भी सही है। और किस उद्देश्य से की गई थी? नागरी अक्षरों का प्रचार करना और हिंदी साहित्य की समृद्धि करना। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ बी। आगे चले। आचार्य महावीर प्रसाद द्विवेदी के विषय में कौन सा कथन गलत है? भामिनी विलास, अमृत लहरी, शिक्षा, स्वाधीनता, जल चिकित्सा, हिंदी महाभारत, रघुवंश, मेघदूत, कुमार संभव आदि महावीर प्रसाद द्विवेदी की अनुदित कृतियां हैं। हमें गलत कथन निकालना है। तो ये बिल्कुल सही है, ये अनुदित कृतियां हैं, इन्हें कंठस्थ कर लेंगे आप। द्विवेदी जी ने हिंदी गद्य को अनेक प्रकार की शैलियां दी, बिल्कुल सही है, क्योंकि गद्य और खड़ी बोली के क्षेत्र में उनका योगदान अविस्मरणीय है। तीसरी बात, वे संस्कृत निष्ठ सामासिक भाषा के पक्षधर थे, यही कथन गलत है। यानी इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। द्विवेदी जी ने बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद किया, यह कथन भी बिल्कुल सही है और इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। बाकी सभी
तथ्य बिल्कुल सही है, आपको ध्यान में रखना है। ये उनकी अनुदित कृतियां हैं और उन्होंने गद्य की अनेक प्रकार की शैलियों को विकसित किया, ये कथन भी सही है। और बेकन के निबंधों का हिंदी अनुवाद किया, ये आप कंठस्थ कर लेंगे, क्योंकि कई बार परीक्षा में प्रश्न पूछ लिया जाता है कि किन के निबंधों का अनुवाद किया महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, तो आपको ध्यान होना चाहिए बेकन के निबंधों का अनुवाद किया। अब कुछ एक महत्वपूर्ण बिंदु, द्विवेदी जी किस प्रकार की भाषा के समर्थक थे? सरल और व्यवहारिक भाषा के समर्थक थे। पहली बात, उन्होंने स्वयं लिखा है, मैं तो सरल भाषा के लेखक को बहुत बड़ा लेखक मानता हूं। दूसरी भाषाओं के शब्दों और भावों को ग्रहण कर लेने की शक्ति रखना ही सजीवता का लक्षण है। हमें केवल यह देखते रहना चाहिए कि इस सम्मिश्रण के कारण कहीं हमारी भाषा अपनी विशेषता तो नहीं खो रही, बिगड़कर कहीं वह कुछ और तो नहीं होती जा रही, बस। यानी वे न केवल सरल भाषा के समर्थक थे, बल्कि दूसरी भाषाओं के शब्दों को भी, यदि वो हमारी भाषा के साथ सही तालमेल में है और अभिव्यक्ति में समर्थ हैं, तो हमें उन्हें अपना लेना चाहिए, क्योंकि इसे वे सजीवता का लक्षण मानते थे। तो ये बिंदु आप भूलेंगे नहीं। आगे चलें। हिंदी के प्रथम मौलिक उपन्यास संबंधी मतों के अनुसार निम्न को सुमेलित कीजिए। ये हैं उपन्यासों के नाम और ये हैं विद्वान, तो इनको देखते हैं। देवरानी जेठानी की कहानी, मनोहर, भाग्यवती और परीक्षा गुरु। तो दोस्तों, देवरानी जेठानी की कहानी को हिंदी का पहला उपन्यास मानने वाले विद्वान हैं गोपाल राय, तो यानी पहले आएगा 2। मनोहर को माना गया है माता प्रसाद गुप्त के द्वारा, फिर आएगा 1। भाग्यवती को माना गया है विजय शंकर मल्ल के द्वारा, फिर आएगा 4। और परीक्षा गुरु को माना गया है रामचंद्र शुक्ल के द्वारा, फिर आएगा 3। यानी कि कूट सही होना चाहिए 2 1 4 3। आइए देखते हैं। 2 1 4 3 सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। अब आपको इनके प्रकाशन वर्षों पर भी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि क्रम से लगाइए या सही प्रकाशन वर्ष के अनुसार सही क्रम क्या है, तो आपको यह भी ध्यान रखना है। गोपाल राय ने पंडित गौरी दत्त कृत देवरानी जेठानी की कहानी को पहला हिंदी का उपन्यास माना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1870 ईस्वी। माता प्रसाद गुप्त ने मनोहर उपन्यास को, यानी सदानंद मिश्र और शंभुनाथ के द्वारा लिखे गए उपन्यास को माना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1871 ईस्वी। डॉक्टर विजय शंकर मल्ल ने श्रद्धाराम फुल्लौरी के उपन्यास भाग्यवती को माना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1877। शुक्ल जी ने लाला श्रीनिवास दास कृत परीक्षा गुरु को माना है और इसका प्रकाशन वर्ष है 1882। तो ये प्रकाशन वर्ष भी आपको ध्यान में रखने हैं। आगे चलें। असंगत कथन बताइए। प्रेमचंद घर में का रचना काल है 1944 ईस्वी। कलम का सिपाही का समय है 1962 ईस्वी। कलम का मजदूर का समय है 1961 ईस्वी। निराला की साहित्य साधना का समय है 1969 ईस्वी। तो दोस्तों, सी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, क्योंकि कलम का मजदूर का समय 1961 नहीं है, बल्कि इसका प्रकाशन वर्ष है 1964 ईस्वी। यही गलत है, बाकी सभी कथन बिल्कुल सही है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। निम्नलिखित कहानी आंदोलनों को उनके प्रवर्तकों के साथ सुमेलित कीजिए। सचेतन कहानी, सहज कहानी, अकहानी, समानांतर कहानी, समकालीन कहानी और सक्रिय कहानी। ये यहां पर कहानी आंदोलन है और इनके प्रवर्तकों के नाम यहां दिए गए हैं, इनको सुमेलित करना है। तो सचेतन कहानी के प्रवर्तक माने जाते हैं महीप सिंह, यानी सबसे पहले आएगा 4। सहज कहानी के माने जाते हैं अमृत राय, फिर आएगा 3। अकहानी के माने जाते हैं प्रवर्तक गंगा प्रसाद विमल, फिर आएगा 2। समांतर कहानी के माने जाते हैं कमलेश्वर, फिर आएगा 6। और समकालीन कहानी के माने जाते हैं राजेंद्र यादव, फिर आएगा 5। और सक्रिय कहानी के माने जाते हैं राकेश वत्स, फिर आएगा 1। यानी विकल्प क्या होना चाहिए? 4 3 2 6 5 1। 4 3 2 6 5 1। ए विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है, तो आंसर हुआ ए। अगला प्रश्न। अच्छा, स्मरणीय बिंदुओं पर बात कर लें। कहानी आंदोलन, सचेतन कहानी, अब इनका प्रवर्तन किस वर्ष में हुआ, यह भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। सचेतन कहानी महीप सिंह के द्वारा प्रवर्तित की गई और प्रवर्तन का वर्ष है 1964। सहज कहानी का प्रवर्तन किया अमृत राय ने 1968 में।
अ कहानी का प्रवर्तन किया गंगा प्रसाद विमल ने 1960 में। समांतर कहानी का किया कमलेश्वर ने 1971 में। और समकालीन कहानी आंदोलन के प्रवर्तक माने जाते हैं राजेंद्र यादव 1986 में। सक्रिय कहानी के माने जाते हैं राकेश वत्स 1979 में। तो ये इस प्रकार इनके जो वर्ष है प्रवर्तन के उनको भी आप कंठस्थ करेंगे। आगे चलें। निम्नलिखित कहानियों को उनके प्रथम कहानी मानने वाले विद्वानों के नाम के साथ सुमेलित कीजिए। यहाँ कहानी उन कहानियों के नाम है दोस्तों जिन्हें अलग अलग विद्वानों ने हिंदी की पहली कहानी माना है, और यहाँ है उन विद्वानों के नाम जिन्होंने पहली कहानी के विषय में, हिंदी की पहली कहानी के विषय में अपना मत प्रस्तुत किया है। तो इन्हें हमें सुमेलित करना है कि कौन सी कहानी को हिंदी की पहली कहानी किस विद्वान ने माना है। तो सबसे पहले बात आती है प्रणयिनी परिणय की। तो प्रणयिनी परिणय को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं बच्चन सिंह, यानी सबसे पहले आएगा 5। फिर इंदुमती को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं आचार्य शुक्ल, फिर आएगा 6। एक टोकरी भर मिट्टी को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं देवी प्रसाद वर्मा, फिर आएगा 1। 11 वर्ष का समय को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं लक्ष्मी नारायण लाल, फिर आएगा 4। उसने कहा था को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं राजेंद्र यादव, फिर आएगा 3। और दुलाई वाली को हिंदी की पहली कहानी मानते हैं राय कृष्ण दास, फिर आएगा 2। यानी सही कूट क्या होना चाहिए? 5, 6, 1, 4, 3, 2। आइए कूट देखते हैं। 5, 6, 1, 4, 3, 2, यानी बी विकल्प इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ बी। अगला प्रश्न, आंचलिक उपन्यास के विषय में गलत कथन है। आंचलिक उपन्यास का प्रवर्तन सन 1954 में फणीश्वर नाथ रेणु के मैला आंचल उपन्यास से हुआ। बिल्कुल सही कथन है, इसे कंठस्थ कर लेंगे। पूछा जाता है कई बार प्रश्न कि किस वर्ष में आंचलिक उपन्यास का प्रारंभ हुआ, सूत्रपात हुआ, और किसके द्वारा हुआ और कौन से उपन्यास के द्वारा हुआ। 3 तरह के प्रश्न इसे एक विकल्प पर पूछे जा सकते हैं, तो आप इन तीनों बातों को कंठस्थ करेंगे। दूसरी बात, आंचलिक उपन्यास में किसी अंचल विशेष पर पड़े महानगरीय जीवन के प्रभाव का सूक्ष्म चित्रण करते हुए अंचल विशेष के जीवन में आ रहे बदलाव को प्रस्तुत किया जाता है। यह आंचलिक उपन्यास के विषय में बिल्कुल गलत कथन है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है, यानी आंसर हुआ बी। अब देखिए यहां क्या कहा गया है कि किसी अंचल विशेष पर महानगरीय जीवन का जो प्रभाव पड़ रहा है उसका सूक्ष्म चित्रण किया जाता है आंचलिक उपन्यास में, और उसके परिणाम स्वरूप, उस प्रभाव के परिणाम स्वरूप उस अंचल के जीवन में क्या बदलाव आ रहा है उसका चित्रण किया जाता है। यह बिल्कुल गलत है। आंचलिक उपन्यास में किसी भी अंचल विशेष की लोक संस्कृति, जीवन, धार्मिक आस्थाएं, वहां के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक क्षेत्रों पर बात की जाती है, उसका विवरण किया जाता है और एक कथानक साथ में चलता है जो आंचलिक परिवेश को पूरी तरह से जीवंत करता है, वहां की संस्कृति, धर्म और आस्थाओं को अभिव्यक्त करता है। तो इसलिए यह कथन बिल्कुल गलत है। नागार्जुन, रांगिया राघव, राही मासूम रजा, शिव प्रसाद सिंह प्रमुख आंचलिक उपन्यासकार हैं। आंचलिक उपन्यासों में किसी अंचल विशेष के जीवन, लोक संस्कृति आदि का चित्रण किया जाता है। यह बिल्कुल सही कथन है। तो ये 3 कथन सही हैं, ए, सी और डी। बी कथन बिल्कुल गलत है, तो आंसर हुआ बी। आगे चले। यात्रा साहित्य के विषय में गलत कथन छांटिए। भारतेंदु हरिश्चंद्र को यात्रा साहित्य के सूत्रपात का श्रेय दिया जाता है। बिल्कुल सही है। भारतेंदु युग के प्रारंभिक यात्रा व्रत कवि वचन सुधा और हिंदी प्रदीप पत्रिकाओं में प्रकाशित हुए। ये बात भी बिल्कुल सही है। छायावाद युग में यात्राव्रत साहित्य के परंपरागत रूप को ही सुरक्षित रखा गया। ये कथन बिल्कुल गलत है, क्योंकि छायावाद युग में जो यात्राव्रत लिखे गए उनमें परंपरागत रूप को सुरक्षित रखते हुए समय के अनुसार कुछ नई बातें भी जोड़ी गई, कुछ नई विशेषताओं का भी समावेश किया गया। तो ये कथन बिल्कुल गलत है और यही इस प्रश्न का सही उत्तर है। आंसर हुआ सी। छायावादोत्तर युग में यात्रा साहित्य का अभूतपूर्व विकास हुआ, जिससे राहुल सांकृत्यायन का जिसमें राहुल सांकृत्यायन का नाम विशेष उल्लेखनीय है, क्योंकि राहुल सांकृत्यायन ही हैं दोस्तों जिन्होंने यात्रा साहित्य को एक अद्भुत कौशल के साथ प्रस्तुत किया, एक नए रूप में प्रस्तुत किया, और वास्तव में इसीलिए उन्हें घुमक्कड़ शास्त्र भी उन्होंने लिखा और उनके जीवन का उद्देश्य ही घुमक्कड़ी वृत्ति थी। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। उनके एक यात्रा व्रत का नाम ही है अथातो घुमक्कड़ जिज्ञासा। तो आप ये बिंदु सभी याद रखेंगे। यात्रा व्रत का नाम हो और राहुल सांकृत्यायन का नाम न हो
तो ये बात बिल्कुल बेमानी सी लगती है। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हुआ सी। तो दोस्तों ये हुआ हमारा आज का सत्र, और इस सत्र में हमने बात की आधुनिक काव्य और आधुनिक गद्य पर आधारित महत्वपूर्ण 25 प्रश्नों की, जिसका एक एक प्रश्न कई कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को अपने भीतर समेटे हुए है। उम्मीद करती हूं कि हर बार की तरह ये सत्र भी आपके लिए बहुत 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 उपयोगी होगा। आपका पथ प्रशस्त हो, आप जीवन में नए नए कीर्तिमान स्थापित करें, इन्हीं शुभकामनाओं के साथ नमस्कार।